बेचने में मदद की, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे लालची, बेईमान और निर्दयी कहना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि मैं उनके फलों से करोड़ों कमा रहा हूं और अगर मैं फल ना खरीदूं तो वो खेतों में सड़ जाएं, उन्हें उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। अगले साल मैंने उनकी मदद करना पूरी तरह बंद कर दिया और आसपास के दूसरे गांवों के साथ काम शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार मैंने पहले से भी ज्यादा पैसा कमा लिया। उस दिन जैसे ही मैं गांव लौटा, मैंने देखा मेरे घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आमतौर पर ये लोग मुझे देखते ही मुस्कुराते थे, लेकिन आज सबके चेहरे ठंडे पड़े थे। किसी ने मुझे नमस्ते तक नहीं कहा। मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा, आप सब बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए। इस साल के मैंगोस्टीन के दाम और कॉन्ट्रैक्ट सब तय हो चुके हैं, सब मिलकर सुन लेते हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी गुस्से से चिल्लाया, अरे वो निर्दयी कमीना आखिर लौट ही आया। लिनताओ, तूने जो पैसा हम सबसे छिपाया है आज सब उगल दे। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सीधा सख्त हो गया। मैंने तुम्हारा पैसा कब दबाया? अगर बात करनी है तो इंसानों की तरह करो, हर जगह बकवास मत फैलाओ। लेकिन तभी दूसरा आदमी आगे आया, भोला बनने की एक्टिंग मत कर, तू हमसे 5 युआन किलो में फल खरीदता है और उन्हीं फलों के डिब्बे 69 युआन में बेचता है। लिनताओ, हम सब एक ही गांव के हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना निर्दयी निकलेगा। गांव का माहौल लगातार गर्म होता जा रहा था और तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, यह बात गांव में किसी को पता ही नहीं होनी चाहिए थी। मेरे 2 आदमियों के अलावा इस पूरे खेल के बारे में कोई नहीं जानता था। तो फिर क्या ये सब लियांग रोशी और वेई गुओ ने बताया है? लियांग रोशी और वेई गुओ दोनों हमारे गांव के कॉलेज ग्रेजुएट थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्हें कोई खास नौकरी नहीं मिली, इसलिए दोनों वापस गांव आ गए और अपने परिवार के साथ मैंगोस्टीन के खेतों में काम करने लगे। बाद में वेई फुकुई उन्हें मेरे पास लेकर आया। उसने कहा, लिनटाओ, ये दोनों पढ़े लिखे हैं, अगर ये तुम्हारे साथ काम करेंगे तो हमारे गांव का बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। उस समय मैंने भी सोचा, पढ़े लिखे लोग हैं, काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यही दोनों एक दिन मेरी पीठ में छुरा घोंप देंगे। भीड़ में से एक आदमी फिर चिल्लाया, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, तू बस ये बता, क्या तूने हमारी मेहनत की कमाई खाई है या नहीं? दूसरा आदमी भी तुरंत बोल पड़ा, आज वो दोनों यहाँ आएंगे, सामने बैठकर बात होगी। हम कोई सड़क छाप गुंडे नहीं है जो बेवजह तमाशा करें। लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरा भी गुस्सा बढ़ने लगा। मैंने सीधा उसकी तरफ देखते हुए कहा, उपद्रवी नहीं हो तो फिर इंसानों जैसी बातें करो। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि मैंने तुम्हारा पैसा खाया है? लेकिन अब भीड़ पूरी तरह मेरे खिलाफ हो चुकी थी। एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और उंगली दिखाते हुए बोला, लिनताओ, हमने तुम पर भरोसा किया था, पूरा गांव तुम्हें अपना आदमी मानता था, लेकिन तूने क्या किया? हमारे फलों से करोड़ों कमाए और हमें सिर्फ थोड़ा सा पैसा पकड़ाकर खुद अमीर बन गया। फिर एक आदमी ने जोर से हिसाब लगाना शुरू किया। हमारे गांव में हर साल लगभग 20 लाख जिन फल निकलते हैं, अगर तू हर जिन पर 10 युआन भी खा रहा है तो एक साल में 20 लाख युआन और 3 साल में पूरे 60 लाख। भीड़ में खड़े लोग ये सुनकर और भड़क गए। हमारा पूरा गांव इन्हीं फलों के सहारे जीता है, लेकिन तू घर बैठे हर साल लाखों खा जाता है। क्या तेरे अंदर जरा भी इंसानियत बची है? लियांग रोशी और वेई गुओ ने मिलकर पूरे गांव का गुस्सा मेरे ऊपर भड़का दिया था। उनकी बातें सुनकर अब हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं। मेरा गुस्सा भी अब धीरे-धीरे बाहर आने लगा था। मैंने सीधे उनकी तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मैंने हमेशा तुम दोनों का साथ दिया और आज तुम ही मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। ऊपर से सच को भी तोड़ मरोड़ कर सबके सामने फैला रहे हो। लेकिन लियांग रोशी बिल्कुल भी नहीं रुकी। वो भीड़ के सामने आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, ठीक है, अगर सच सुनना है तो आज सबको पूरा सच पता चल ही जाना चाहिए। भीड़ एकदम शांत हो गई। फिर उसने मेरी तरफ उंगली करते हुए कहा, लिनताओ हमेशा शहर के सबसे महंगे होटल में जाता है, ट्रायम्फ होटल, जहां एक बार खाने का बिल 20-30 हजार युआन तक पहुंच जाता है और ये वहां रोज खाना खाता है। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। माओताई शराब की एक बोतल 2500 युआन की आती है और ये एक बार में 4-5 बोतल खत्म कर देता है। उसके बाद ये नाइट क्लबों में जाता है और वहां लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। उसकी हर बात के साथ भीड़ का माहौल और भारी होता जा रहा था। ये सिर्फ हमारी मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ऊपर से मेहनत का बहाना बनाकर हमारे फलों के दाम भी कम कर देता है। जैसे ही वो चुप हुई, भीड़ में से एक आदमी अचानक आगे आया, लेकिन उसकी बात सुनकर सब रुक गए। उसने कहा, तो क्या हुआ अगर वो खर्च करता है? मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या पूरे इलाके में 5 युआन प्रति जन सबसे ज्यादा दाम नहीं है? भीड़ एकदम शांत हो गई। वो आदमी फिर बोला, क्या उसने कभी किसी के साथ धोखा किया? नहीं, ये फल छोटा बड़ा देखकर भेदभाव भी नहीं करता। जब तक फल सड़ा हुआ ना हो, ये सब खरीद लेता है। आसपास के दूसरे गांव में ऐसा कौन करता है? उस आदमी की बात सुनकर कई लोग धीरे-धीरे सिर झुकाने लगे। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हर साल फसल के मौसम में पूरा गांव परेशान रहता था, लेकिन लिनताओ के घर को छोड़कर, क्योंकि उसी ने हम सबकी मदद की थी। वेई फुकुई खुद लोगों को लेकर इसके घर गया था और मदद मांगी थी, वरना ये शुरू से इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन वेई फुकुई और गांव के 10 से ज्यादा लोग मेरे घर के सामने घुटनों पर बैठ गए थे। उन्होंने साफ कह दिया था, जब तक मैं मदद के लिए हां नहीं बोलूंगा तब तक वो उठेंगे नहीं। मैं कुछ सेकंड तक भीड़ को देखता रहा।